मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। ये वंदे भारत पदयात्रा की जा रही है जो राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर की जा रही है, को लेके इसी विश्वास को लेके कि हमेशा समाज को बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं आज समाज को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं आज जो समाज की एक दीप है, जो ज्योति है जो जलनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। उसको उसी विश्वास को लेके मैंने पदयात्रा शुरू करी है जो 21 राज्यों की मेरी पदयात्रा होगी और उसको लेके आज मैं 1470 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ जो बिहार पहुँचा हूँ। कहाँ से शुरू की? 4 दिसंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई अयोध्या से चल के मथुरा, मथुरा से प्रयागराज, वहाँ से काशी होते हुए गाजीपुर होते हुए मैं पहुँचा बक्सर, बक्सर के बाद मैं आरा और पटना पहुँचा। उसके बाद मैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचूँगा 2024 में। वंदे भारत पद यात्रा का नाम क्यों रखा आपने? ये वंदे भारत पदयात्रा इसलिए रखी गई क्योंकि इसमें इक्वालिटी दिखाई देती है। आज जिस तरीके से हम ग्रेवेंस पैदा करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भारत के अंदर है। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो रही। इंडिपेंडेंसी क्रिएट ना होने की वजह से ग्रेवेंस पैदा हो रहा है और ग्रेवेंस जिस तरीके से पैदा होता जा रहा है उस तरीके से समाज को लोग बांटते चले जा रहे हैं। आज हमें सबसे पहले कुछ बचाना तो प्रकृति को बचाना। प्रकृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पे इक्वालिटी दिखाई देती है, क्योंकि जब मैं एक पेड़ लगाता हूँ तो उसमें ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुस्लिम हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, हिंदू हो तो 2 किलो ऑक्सीजन लेना, या फिर सिख हो तो 3 किलो लेना, ईसाई हो तो 4 किलो लेना। उसमें एक पेड़ लगाने का मतलब होता है इक्वालिटी, सभी को बराबर से, चाहे वो बड़े स्तर के लोग हों, चाहे निचले स्तर के लोग हों, चाहे किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी हों, पक्ष विपक्ष के नेता हों, समाजसेवी हों, या फिर हमारे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, उसमें इक्वालिटी दिखाई देती है। और वंदे भारत का मतलब होता है सारे समाज को एक साथ में लेकर चलना, इसलिए हमने इक्वालिटी को अपने साथ में लिया है। और वंदे भारत पदयात्रा हाथ में मेरी संस्कृति होती है, प्रकृति होती है और पीछे मेरा सम्मान होता है, जो राष्ट्र का कहीं ना कहीं सम्मान है, प्रतीक है, उसको लेकर आज मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ। क्या किसी प्रकार की प्रशासनिक और राजनीतिक सुविधा मिल रही है आपको? नहीं, अभी तो प्रशासनिक और किसी प्रकार से मुझे सुविधाएं नहीं मिली। कुछ ऐसे मिले हैं अधिकारी जिन्होंने बहुत सम्मान दिया है, लेकिन प्रशासनिक तौर से अभी तक मुझे किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। और राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक में मुझे लगता है उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। उनके सामने अगर मैं खड़ा भी होता हूँ तिरंगा लेके तो वो पूछते भी नहीं है मुझसे। लेकिन हाँ, जो समाज से भी हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, वो उतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं जिसकी मैं अपेक्षा भी नहीं करता। जब मैं बिहार पहुंचा तो बिहार की धरती को जब मैं यहाँ पर कदम रखता हूँ, उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी थी जो अपनी किताब में, क्योंकि मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ 10,000 किलोमीटर, उसमें मैं स्पेशल बिहार लिख रहा हूँ। उसमें मैंने एक शब्द लिखा था, क्योंकि बिहार को हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया गया, कहीं ना कहीं उनको बदनाम किया गया। लेकिन जब मैं बिहार पहुँचा तो मेरे बिहार को देखने की जो मेरा नज़रिया था वो बदल गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने प्यारे हैं, इतने सम्मान देते हैं और इतना विश्वास है इनके अंदर, भारत की इकोनॉमी में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी स्टेट को चलाने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज भी यहाँ पर बहुत टैलेंट बढ़ा हुआ है। उनको लेके कहीं कहीं जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बिहार को करीब से और सीखना चाहिए, देखना चाहिए। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल रहा हूं और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको उनकी अपनी खुद की एक योजना चल रही है, जल जीवन और हरियाली करके अपनी एक योजना चला रहे हैं, जिसको लेके मैं बिहार की एक कल्पना को देखते हैं। बिहार बहुत खूबसूरत बनेगा, उसकी कल्पना करते हैं। मैं उसके लिए उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद दूंगा और बिहार के लोगों से मैं कहीं ना कहीं गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि बिहार खूबसूरत बने, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं हर बिहार का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आए, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे। अच्छा, बिहार का अनुभव कैसा है? बिहार का अनुभव तो शब्दों में आप उसको बयान नहीं कर सकते फिलहाल अभी तक, क्योंकि जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिल जाता है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की कल्पना करने लगते हैं जिसके बारे में आपको हमेशा से गलत बताया गया हो और वो बिल्कुल उसके विपरीत हो जाए, अगर ऐसा आपके जीवन में अगर हो जाता है तो फिर आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। मैं इतना बोलूँगा कि मैं आप सभी के सामने, आप सभी के प्यार के सामने निःशब्द हूँ, क्योंकि आपने जितना मुझे प्यार दिया है उतनी मैंने कल्पना नहीं करी थी कभी भी। इस समय बहुत ज़्यादा जातिवाद या रामचरितमानस पर पूरा विवाद चल रहा है, इसकी आप क्या देखते हैं? देखिए, ये हमेशा से बोला गया कि भारतीय बहुत इमोशनल रहे हैं। इनको ना हमेशा से सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी चीज़ से घेर दिया जाता है। कारण क्या था कि जब हम आज़ाद भारत हुए थे, आज़ाद भारत में उस टाइम टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 52 करोड़ थी और उस टाइम हमारे पास में भुखमरी हुआ करती थी और भुखमरी होने की वजह से केवल उनकी जो ज़रूरत थी वो थी 2 टाइम का पेट भरना। और आज जब उनका पेट भर गया है तो उनको कहीं ना कहीं विकास की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आज उनको कास्टिज्म पे लड़ा दिया जाता है। लड़ा किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि आज भी वो एजुकेटेड नहीं हो पाए।
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी मैंने बताया कि नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट है। कारण क्या है, हमारे पास में 35 नंबर का एजुकेशन इंफ्रा। आज किसी को अपना राइट्स नहीं पता, आज सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं। आता है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर किसी न किसी तरीके से एक 5 मिनट की वीडियो बनाएगा और बताएगा कि तुम ये चीज़ हो और तुम्हारे बारे में ऐसा बोला गया था, जबकि ऐसी इमेजिनेशन उसके लिए दिमाग में क्रिएट करी जाती है, ऐसी इमेज क्रिएट की जाती है जिसको लेकर ग्रेवेंस पैदा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं जो उसको लेकर ग्रेवेंस पैदा करना शुरू करते हैं और मीडिया बार बार वही एक चीज़ को दिखाना शुरू करती है। बोला गया जैसा आप देखते हैं वैसा नहीं तो कल आप बनना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो एक समाज है वो उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया जाता है। हम आज़ाद भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए। जहाँ पे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पे अगर हम कास्टिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सोचने का विषय है। आज़ादी का जब 100वां साल मना रहे होंगे तो उस टाइम एक सवाल बनता है कि हम कास्टिज्म की लड़ाई लड़ रहे होंगे या इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, भारत के विकास की बात कर रहे होंगे, या हम सिर्फ कास्टिज्म की लड़ाई लड़के। उस टाइम अंग्रेजों से लड़ना तो आसान था क्योंकि उनका गोरा और काला चेहरा हमारे में फ़र्क था। लेकिन आज आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे और किन से लड़ाई लड़ेंगे? जिन भाइयों के साथ आप रहते हैं, जिन भाइयों के साथ आप खाते पीते हैं, जिन भाइयों के साथ आप उठने की बारे में सोचते हैं, जिनके घर पे जाके आप वोट मांगते हैं, जिनके सामने आप हाथ फैलाते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो उन्हीं खिलाफ आप कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान देना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और ऐसे लोगों को लेके कहीं ना कहीं हटना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब भारत देश के अंदर सिर्फ नॉन एजुकेटेड पॉलिटिशियंस नहीं, अब वहाँ पे एजुकेटेड पॉलिटिशियन आने की जरूरत है जो कम से कम इक्वालिटी और एजुकेशन की बात करे। क्योंकि जब तक संसद के अंदर घंटों एजुकेशन पे बात नहीं होगी तब तक भारत का विकास नहीं होगा। जिस दिन भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा फंड रेज किया जाएगा, संसद में बिल पास होगा, उस दिन भारत का विकास होगा। तो भारत के विकास के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो हेल्थ इंफ्रा कनेक्टिविटी जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हेल्थ इंफ्रा पे काम कर रही है, लेकिन दूसरा जो सबसे जरूरी चीज़, उसकी पहले की जो जरूरी चीज़ है वो क्या है कि भैया आपका एजुकेशन। क्योंकि जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं, आप वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, आपका एजुकेशन अच्छा हो जाता है और आप अपने यूथ को स्टार्टअप के लिए एक अच्छी चीज़ें लाके देना शुरू करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप को बढ़ाने की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं भारत में इंडिपेंडेंसी क्रिएट होती है। जब इंडिपेंडेंसी क्रिएट होती है तब भारत का विकास होता है। उसको लेकर आज में कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है और हर युवा को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन का सिर्फ मतलब नौकरी पाना नहीं है, हमें अपने आप को इसलिए एडुकेट करना ताकि हम इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर सकें और भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। हमें वहाँ उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा, उसको लेके आज कहीं ना कहीं ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिशियंस अपना वोट बैंक मेंटेन करने के लिए ये भड़काऊ बयान देते हैं और जो ग्रेवेंस पैदा करते हैं, उसकी वजह से समाज बढ़ता है। आप अपने स्वार्थ के लिए आप अच्छे काम करके भी वोट पा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज मैं आपको सच बताऊं कि आज जो युवा है वो आपके इस भड़काऊ बयान की वजह से भड़क रहा है और आने वाले समय पे आपको सिर्फ इसके लिए वोट नहीं मिलेगा, आपको वोट मिलेगा कि आपने कितनी अच्छी बात करी संसद के अंदर, आपने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने कितनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात करी। मैं बात करता हूँ राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यात्रा करने के दौरान कुछ अच्छी चीज़ें उनसे मैंने सीखी उनके जीवन काल से। उन्होंने कहा कि जब मुझसे पूछा गया कि राहुल जी आपको कैसा लग रहा है, एक मीडिया कर्मी ने पूछा राहुल जी कैसा लग रहा है, इतना बड़ा हुजूम देख के आपके सामने इतनी भीड़ चली है। बोले कौन राहुल? बोले मैं देश का बेटा हूं और अब देश का बेटा राहुल गांधी को मैंने 2020 में दिल्ली 2021 में दिल्ली में छोड़ दिया। आज राहुल देश का बेटा पैदल चल रहा है। तो मुझे लगता है ऐसी बात करनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, मैं आपका देश का बेटा हूं। क्योंकि आपके एक शब्द से, आपके मन में क्या है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके एक शब्द से समाज में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप बोलते हैं कि हर भारत का हर युवा पढ़ना चाहिए और उसको लेकर हमें स्टेप उठाने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आज समाज बदलेगा नहीं, समाज में कहीं ना कहीं हीन भावना नहीं पैदा होगी और समाज आज बटेगा नहीं। हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है और इतना बड़ा आज हम कहीं ना कहीं यूथ पोटेंशियल लेके बैठे हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और आज आप उनकी एनर्जी इसलिए खत्म करें ताकि मार्केट में ग्रेवेंस पैदा हो सके। तो ये बहुत सोचने का और विचार करने का समय है और हम जैसे युवाओं को निकलना पड़ेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा। दिन भर का यूट्यूब पे ही केवल छैया पे युवा नाचेगा तो भारत की और भारत के निर्माण की कौन बात करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। सर धन्यवाद। सर धन्यवाद। मैं युवा से यही बोलूँगा कि आप दिन भर नाचिए नहीं, क्योंकि आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं इसलिए नाच पा रहे हैं। कल कोई आएगा नचवाएगा तो भी आप नाच नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले कुछ करना है तो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, भारत की इकोनॉमी में आगे आना पड़ेगा और इंडिपेंडेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। आपको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको कैरी करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं 10,000 किलोमीटर की फ़िलहाल यात्रा कर रहा हूँ और आपके बिहार में हूँ और इसके बाद मैं पहुँच रहा हूँ पटना। अभी मैं पहुँच रहा हूँ आरा, जहाँ पे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात करूँगा, उनको वृक्ष दूंगा। वृक्षारोपण करने के बाद फिर मैं 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख तक मैं पटना में रहूँगा। 21 तारीख को वृक्षारोपण करूँगा और 26 तारीख को भी निकल जाऊँगा रांची निकलने के बाद वहाँ पे कोशिश करूँगा महेंद्र सिंह धोनी जी से मिलने के लिए और उसके बाद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद।